पाकिस्तानियों भी आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और किस एज ग्रुप की डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है और किस इनकी अगर हम कैटेगरी की बात करें कि स्टूडेंट वीज़ा की। मैं इसको बड़ी पिक्चर में देखता हूँ कि हम लेबर तो वहां पे भिजवाएं, जब लेबर स्किल अप होके वहां पे वापस आनी शुरू हो हमारी, जब वहाँ यहाँ पे बिजनेस उस लेवल का हो। बिजनेस उस लेवल का हो, हम जापानीज मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट करें कि आप पाकिस्तान आए और यहाँ पे आके फैक्ट्रीज लगाएं। तो बोर्ड वाली जो आपसे बात की, तो बिल्कुल ठीक है। आप इवन टोक्यो में जाए तो लोगों के पास इस तरह करने का टाइम, पहले 6 साल आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि आपने खाना पीना कैसे करनी है, डिसिप्लिन एथिक्स। टाइम कैसे मैनेज करना है, टाइम की पाबंदी कैसे करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोच विद मसूद रज़ा में खुशामदीद। एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। जो माशी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, उसकी वजह से नौजवानों में स्पेशली अगर ख़ुसूसी तौर पर बात की जाए तो एक मायूसी का एलिमेंट पाया जाता है। और पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि पिछले 2 सालों के दौरान तकरीबन कोई 10 लाख के करीब पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए, जिसको हम कभी ब्रेन ड्रेन का नाम कह देते हैं, कभी हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तानी यूथ अगर बाहर जा रही है। मैंने जितने लोगों से मिला हूँ, जितने लोगों से पूछने की कोशिश की है, तो उनका जवाब यही होता है कि यार जितना जल्दी मौका मिले हम पाकिस्तान छोड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे ना तो रोज़गार मुयस्सर है, ना ही इनकम इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे सर्वाइवल मुमकिन हो सके। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के जो रास्ते हैं, जो दरवाजे हैं, वो पाकिस्तानियों के लिए बंद हो रहे हैं। जो अगर खुसूसी तौर पर हम बात करें, इवन दुबई की अगर हम बात करें, जो पाकिस्तानियों का सेकंड होम समझा जाता था, तो दुबई पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं दे रहा। अभी पिछले दिनों जो मैंने पॉडकास्ट की, तो उसमें हमारे गेस्ट ने हमें बताया कि 95% जो पाकिस्तानी हैं उनके वीज़ाज़ जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो पूरी दुनिया में जहाँ पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं, वहाँ पर एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया के लिए खुद भी एक मिसाल है, जिसने दुनिया को दिखाया कि गिर के दोबारा से कैसे उठते हैं, कैसे दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं, कैसे अपना आप बनवाते हैं। वो पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खोल रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानियों के लिए, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए, जापान के अंदर जो एक एटमी पावर भी है, जो दुनिया पे एक लंबा अरसा उसकी हुक्मरानी भी रही है, उसके लिए पाकिस्तानियों को देने के लिए क्या है और वहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। आज की पॉडकास्ट पे मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड नौजवान मौजूद हैं। मैं उनको नौजवान ही कहूँगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो देखने में भी खूबसूरत हैं और उनकी बातें भी बहुत खूबसूरत हैं, और वो पाकिस्तानियों के लिए भी एक बहुत सा खूबसूरत सा पैकेज लेकर आए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हसन भट्ट साहब, जो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, जो जापान के अंदर मुख्तलिफ बिज़नेस रन कर रहे हैं, जापानीज़ गवर्नमेंट के साथ कई इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके हवाले से काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। भट्ट साहब, वेलकम टू सोच विद मसूद रज़ा। जी थैंक यू सर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। जापानीज़ कैसे हैं? जापानीज भी अच्छे हैं सर। हाँ जी, इस वक्त तो काफ़ी खुश हैं। हाँ जी, एक तरफ खुश इसलिए हैं कि जापानीज अगेन सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है जी। और उसमें वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। दूसरा नेगेटिव और मायूस भी इसलिए है कि उसमें उनको जो मैन पावर की ज़रूरत है वो उनकी अपनी नेशन से पूरी नहीं होगी। अच्छा भट्ट साहब, ये बातें हमें अक्सर देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं कि जो जापानीज़ हैं दे आर ओल्ड नेशन, और वहाँ पे जो एजेड ग्रुप है वो ज़्यादा है और वहाँ पे यंगस्टर्स नहीं हैं। तो क्या ऐसा है वहाँ पे जी कि? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। इसमें देखें कि आप जापान में नॉर्मली कहा जाता है कि हर तीसरा पर्सन जो है वो 80 से अबव है। अच्छा। हाँ जी, और नेगेटिव पॉपुलेशन है, मतलब वो प्रेडिक्ट करते हैं, हमारे सूबे में भी वो बता रहे हैं कि अगले 5 साल में एक सिटी, एक शहर की जितनी जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी, एक शहर पूरा वीरान हो जाएगा, इतनी तेज़ी से वो नेगेटिव पॉपुलेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में जब उनको ज़रूरत पड़ेगी मैन पावर की, तो वो उनकी अपनी जो इन हाउस या इन बाउंड जो लेबर है वो जो है ना उसके लिए वो कंप्लीट नहीं है, वो पूरी नहीं कर पा रहे। तो व्हाट्सएप पूरी दुनिया में 200 के करीब ममालिक बन चुके हैं, तो आपको जापान जाने का ख्याल ही क्यों आया? अच्छा, जापान सर मैंने बताया कई बार दोस्तों को कि मैं बाय चॉइस नहीं गया। अच्छा। मेरे फादर ने बेसिकली वहाँ पे एक सेटअप किया अपने बड़े भाई के लिए, मेरे बड़े भाई के लिए। तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मैंने उनसे मशवरा किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपके साथ पाकिस्तान में एडजस्ट हूँ क्योंकि वो बिजनेसमैन थे यहाँ पे, या मुझे जापान जाना चाहिए, अपने बड़े भाई को जो है उसमें हेल्प करनी चाहिए। तो चूँकि
ये लैंग्वेज बैरियर की वजह से कुछ ज़्यादा ठीक नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे, तो मेरे फादर ने मुझे देन मशवरा दिया कि आप जापान जाएं। हमें एक नए पढ़े लिखे बंदे की वहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि मैं पहला इंजीनियर था सर अपनी फैमिली में से, मेरे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड है मेरा। तो फिर मेरे फादर ने कहा कि आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे भाई को जो है ना हेल्प आउट करें। तो मैंने फिर वहाँ पे स्टार्ट लिया और फिर डिफरेंट बिजनेस में जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी। तो बट साहब वहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है जिस वजह से लोग रिलक्टेंट होते हैं जापान जाने के लिए, वो है वहाँ की लैंग्वेज। क्योंकि जो नेटिव लोग हैं वो अंग्रेज़ी कम समझते हैं। पूरी दुनिया में अब तो ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, लोग समझते हैं कि जो अंग्रेज़ी है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इवन चाइनीज़ बहुत बड़ी तादाद में उर्दू और अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। तो जापानीज़ की तरफ से अगर वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो उनकी सर्वाइवल के लिए एक इशू बन जाता है कि वहाँ पे लोग कम अंग्रेज़ी जानते हैं और जापानीज़ है भी मुश्किल। तो आपने तो माशाल्लाह से वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनसे भी ज़्यादा अपने जापानीज़ सीख रखी है। तो वहाँ का जो एक वो लेवल सिस्टम है, एक लेवल 1 लेवल 2, एक तो उसके बारे में बताएं हमें, और ये बताएं कि आपने इतनी अच्छी जापानीज़ कहाँ से सीखी। अच्छा सर, इसमें सबसे पहले लेवल्स पे आते हैं कि ये जापानीज लेवल N5 से स्टार्ट होता है। ये दूसरी इंग्लिश या दूसरी जो लैंग्वेजेस है उनसे थोड़ा डिफरेंट है, ये उल्टा इनका सिस्टम। N5 बिल्कुल स्टार्ट का लेवल होता है, ठीक है। N1 जो है वो नेटिव मतलब हाईएस्ट लेवल, ठीक है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह N1 लेवल अचीव किया सर, अल्लाह ताला ने तौफीक दी और मैंने कर लिया। मतलब मुझे लगता है कि शायद मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी कोई इतना ब्राइट स्टूडेंट तो नहीं था, लेकिन चूंकि ये मेरी मजबूरी थी सीखना, मुझे वहाँ पे अगर बिजनेस करना था, तो मैं चूंकि अपने वालिद साहब को और अपने भाई को देख चुका था कि लैंग्वेज के बगैर आपकी नेटवर्किंग नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, और जब तक ये दो, और डिपेंडेंसी है बिल्कुल बहुत ज़्यादा, ठीक है, जब तक ये 2-3 चीजें हैं आप तरक्की नहीं कर सकते। सर आपको जुबान ना आती है, आप तंदूर से रोटियां नहीं ला सकते। जी जी जी, ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, आप कहीं जाके डॉक्टर को ये नहीं बता सकते कि मेरे पेट में दर्द है, इसका हल करें, ठीक है। आप वकील को अपना मसला नहीं बता सकते, वो आपका केस नहीं लड़ सकता। बिल्कुल। तो ये ऐसे ही है। तो जापान में मैंने इसलिए जाते साथ मैंने दूसरे लोगों की तरह, ये जो हमारे यहाँ से रूटीन लोग बेचारे जाते हैं, उन्होंने अपने पाकिस्तान में लोगों को, फैमिली को सपोर्ट करना होता है, 100 किस्म के मसले। मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह इश्यूज नहीं थे, तो मैंने जाते साथ वहाँ पे पहले लैंग्वेज सीखी और कंप्लीट लैंग्वेज सीखी। मतलब स्कूल में 5 डेज अ वीक जाया करता था, 4 आवर पर डे मैं उसको लैंग्वेज सीखा करता था। और ऐसा भी नहीं कि काम नहीं किया, साथ साथ काम भी किया जितना अलाउ था। और काम सिर्फ इस वजह से किया कि जो मैं सीख रहा हूँ वो प्रैक्टिस हो जाए मेरा, क्योंकि सीख के अगर मैं वही स्कूल से सीख के घर वापस गया और अपनी कम्युनिटी में बैठ गया और वो सारी चीजें वहीं पे खत्म, प्रैक्टिस नहीं होगी, इंटरेक्शन नहीं होगी, तो कैसे इंप्रूवमेंट कैसे आएगी। जापानीज की इंग्लिश ना बोलने की और समझने की सबसे बड़ी वजह ये है सर कि वो अपनी सोसाइटी में रहते हैं, वो स्कूल में अगर सीखते भी हैं तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अभी आप, और वो इस बात को बड़ा इसलिए खत्म कर देते हैं बड़े आसानी से कि हम डम्ब लोग हैं, हमें ना नहीं आती इंग्लिश, इसलिए हम सीख नहीं पा रहे। तो इसलिए आप जापानी सीखें, अगर आपको हमारे साथ काम करना है तो आप जापानी सीखें, क्योंकि बहुत ज्यादा वो बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, ट्रेंड भी कर रहे हैं। हम भी यहाँ से अब इंग्लिश टीचर्स लेके जा रहे हैं जो जापानी स्कूल में अंग्रेजी सिखाते हैं बच्चों को। तो वो पिछले साल भी गए, इस साल भी हमने लोगों को भेजा है। तो वो सीखते तो हैं लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इसलिए उनकी लैंग्वेज इतनी बेहतर नहीं है। तो ये तो कि जापानीज लैंग्वेज के हवाले से। और फिर मैंने आपको बताया कि N1 क्लियर किया, तो ये किसी जो है, बट सब हर कौम का एक मिजाज होता है। जिस तरह यानी कि लाहौर में हम बैठे हैं तो कहा जिंदा दिलाने लाहौर, तो लाहौर में जो भी आता है वो यहीं का होके रह जाता है। लोग इस शहर के अंदर इतनी अल्लाह ने खासियत इसको बख्शी है कि जो भी यहाँ पे आता है उसका दिल लग जाता है, वो किसी भी नेशन से हो, किसी भी मुल्क से आया हो। मैं बहुत यानी कि अब तो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में कई अफ्रीकन पढ़ते हैं, तो वो यहाँ के लैंग्वेज भी सीख चुके हैं और लाहौरी कल्चर भी अडॉप्ट कर लिए। तो अगर हम जापानीज़ की बात करें तो उनका कल्चर किस तरह से है कि आर दे वेलकमिंग, और वो थोड़ा सा एक रिलेक्टेंस शो करते हैं लोगों में एडजस्ट होने के लिए? अच्छा, वो वेलकमिंग तो है, लेकिन वो जैसे ना थोड़े पैसिव लोग होते हैं ना, थोड़े इंट्रोवर्ट, इस तरह के लोग हैं। मतलब अगर आप उनसे किसी बात करने में, कोई काम करने में पहल करते हैं तो वो बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं, मिलते भी हैं, आपको कोऑपरेटिव भी हैं, लेकिन वो पहल नहीं करते। अच्छा, ये उनका इशू है। हमारे जो लैंग्वेज टीचर्स भी यहाँ से जाते हैं उनको सबसे ज्यादा इस बात पे बताया जाता है, ट्रेन किया जाता है। पूरे 2 हफ्ते उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग चलती रही है, वो इसी बात पे चलती रही है कि आप वहाँ के टीचर के साथ जब आपने कोलैबोरेशन करनी है तो आपको
वो पैसिव है ऑलरेडी, पैसिव टाइप लोग हैं। अगर आप भी पैसिव हो जाएंगे तो कम्युनिकेशन वहीं पे खत्म हो जाएगी। ऐसे ही आपको उनके साथ घुलना मिलना है, आपको उनके साथ एक जो है कोऑपरेट करके उनको आगे बढ़ के बताना है कि हमने ये एक्टिविटीज करनी है, ये एक्टिविटीज करनी है, देन वो जो है ना वो ज्यादा इन्वॉल्व हो पाएंगे। तो आपको फर्स्ट जो है ना वो पहल करनी पड़ती है, वरना वैसे बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। आप अगर मेरे फादर ने एक्सपीरियंस किया हुआ ये, वो एक बार टोक्यो गए तो वो ऑब्वियसली जैसे आपको तो लैंग्वेज बैरियर है, तो वो इंग्लिश में समझ नहीं आ रही थी उनको। ट्रेन सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत ज्यादा है, फर्स्ट टाइम बंदे को समझ ही नहीं आता मैंने जाना कहाँ पे है, और अंडरग्राउंड में इतने लेवल है। तो वो कहीं गलत डायरेक्शन में बैठ गए ट्रेन में और चले गए। और जब उन्होंने किसी से पूछा कि मैंने तो इस साइड पे जाना है, जैसे कैसे उन्होंने जुबान बोल के पूछा होगा, अपनी बात समझाई, तो वो उसने कहा कि नहीं तुम तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। वो खुद लेडी थी, वो उतरी मेरे फादर के साथ अगले स्टेशन पे, वो वापस फिर उस स्टेशन पे आई जहाँ पे बेसिकली फादर खड़े हुए थे। वहां से उनको अगेन उन्होंने ट्रेन प्लेटफॉर्म चेंज किया, ट्रेन चेंज की और तकरीबन आधा रास्ता कवर किया उनके साथ। अच्छा। हालांकि मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि अब मैं देखता हूँ कि वहां पे टाइम की बहुत कीमत है और ऐसे कोई आपके साथ नहीं चलता, बड़ा मुश्किल होता है। मतलब वहां तो अफरा तफरी इतनी होती है कि आप कुछ सोच ही नहीं सकते। तो उस मेरे फादर बताते हैं कि वो मुझे 15-20 मिनट की जो मेरी ट्रेन थी वो मेरे साथ बैठी और वो मुझे हाफ तक ले गया और उसने फिर मुझे बताया कि अब यहाँ से ना तुमने चेंज नहीं करनी, ये इतने बज के इतने मिनट पे फलाने स्टेशन पे पहुंचेगी और आपने वहां पे उतर जाना, वही आपका स्टेशन है। तो इतने कोऑपरेटिव लोग हैं ये, इस मामले में ये बड़े ठीक है। मैंने सुना उनकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है कि भाई वो कल मैं एक रील देख रहा था तो वो पाकिस्तानी को लड़का वहाँ पे गया हुआ, तो उसने बताया जी कि भी ये 7:02 हुए हैं और 30 सेकेंड अभी 7:02 हो गए। तो कहता मैं कल इसी ट्रेन में चढ़ गया था, मुझे पता था कि 7:02 30 सेकेंड पर ट्रेन आएगी। तो कहता मैं इस पे सवार हो गया, लेकिन ये मेरी ट्रेन नहीं है। अभी कहता मैं आपको बताऊंगा कि ये 7:02 हुए हैं और 7:30 सेकेंड होंगे तो उस पर एक और ट्रेन आएगी। तो जैसे ही वो ट्रेन निकली तो दूसरी ट्रेन वहाँ पे आई, तो उसने कहा ये मेरी ट्रेन है और मैंने इस पे जाना है। हाँ जी, इसमें हो सकता है कि उसको थोड़ा सा ये इशू आया हो कि ट्रेन अगर थोड़ी लेट हो जाती है तो फिर सेकंड्स का फर्क पड़ता है, वरना नॉर्मली सबसे ज्यादा स्पीड ही आती है और वो 2-2 मिनट के गैप से आती है। आप ये बड़ा क्लियर है वहां पे कि अगर 7 बजे वाली ट्रेन है तो आपने 7 बजे वाली में ही बैठना है, आप 7:01 वाली और 2 मिनट वाली पे नहीं बैठ सकते। ये तो बड़ा क्लियर है। मैं भी जब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, मैं जापान से वापस आने लगा था तो बस मिस कर दी। हमारी आदत है ना सर लेट होने 5-7 मिनट का वो खुद से अज्यूम किया होता है। हाँ जी, हमने वैसे अज्यूम किया होता। तो वो ट्रेन यहाँ पे ना ट्रेन रुकती है आपके लिए ना बस रुकती है आपके लिए। वो एक भी पैसेंजर बैठा है ना, वो सवारियां भरने के लिए वो इंतजार नहीं करते, वो चल पड़ते हैं अपने टाइम के साथ। तो मेरे साथ जो हमारा एम्प्लॉय था वो मुझे छोड़ने गया तो उसने कहा जब तो ट्रेन मिस हो गई। मैंने तब क्या, अब आपको ट्रेन पे जाना पड़ेगा। तो ट्रेन चूंकि डायरेक्ट नहीं थी वहां से, तो मुझे 2 ट्रेनें चेंज करनी थी। तो मुझे वहीं से मैंने मैप बनवाया और मैं चला गया। तो उसने जब मुझे मैप बना के समझा रहा था, वो ट्रेन मास्टर, वो जो ट्रेन वाला वहाँ पे था स्टेशन मास्टर, उसने मुझे कहा कि इतने बज के इतने मिनट पे ये वाले स्टेशन पे ट्रेन आएगी, आपने ये वाली ना 1 मिनट पहले वाली पे बैठना ना 1 मिनट बाद वाली पे बैठना, यही वाली ट्रेन पे बैठेंगे तो आप अपने डेस्टिनेशन, और इतने नंबर प्लेटफॉर्म पे, ये ना प्लेटफॉर्म चेंज होगा ना टाइम चेंज होगा। तो वही हुआ। मैं एक बार मैंने कोशिश भी की, एक स्टेशन पे मैंने उसे कहा कि ये ट्रेन आ गई है तो मैं इस पे बैठ जाऊं, कि साथ वाले से पूछा था कि नहीं तुम्हारी ये नहीं है, तुम्हारी बात वाली ये इसका 1 इंच आगे से जाके चेंज होकर ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तुम्हारी आने वाली ट्रेन अब अगले मिनट में है, उस पे बैठना। तो प्रिसाइज सर बहुत ज्यादा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है जापानीज टाइम के हवाले से। 1 मिनट लेट का मतलब है लेट। आप अगर लेट हो रहे हैं तो आपको बिफोर 10 मिनट या 15 मिनट आपको पहले उसको, अगर लेट हो रहे हैं तो कॉल करके बता दें और माजरत कर लें कि मैं किसी वजह से लेट हो रहा हूँ। तो ट्रेन पे अगर आप लेट होते हैं वो बकायदा आपको स्लिप जो है हैंड आउट देते हैं कि आप ये जहाँ पे भी जा रहे हैं उनको ये दिखाएं कि ट्रेन लेट हुई है, मैं लेट नहीं हुआ। मेरे स्कूल में मेरे साथ एक किस्सा हुआ है ऐसा। चलें, वंडरफुल बट साहब, आपने तो कमाल कर दिया कि आपने जो वहाँ के नेटिव लोग हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छी जापानीज़ आपको आती है माशाल्लाह। तो बट साहब, अब ये तो एक लैंग्वेज वाला मसला आपने बता दिया कि अगर जापान के अंदर जाना है, वहाँ पे तरक्की करनी है, तो आपको जापानीज़ वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। पाकिस्तानियों के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और किस एज ग्रुप की डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है, और किस, यानी कि अगर हम कैटेगरी की बात करें कि स्टूडेंट वीज़ा की
या लेबर क्लास की या प्रोफेशनल्स की, तो किस तरह के लोगों की वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है? अच्छा सर, इसको हम कैटेगराइज लेकर चलते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, इसमें कैटेगराइज इस तरह कर सकते हैं हम इनको कि जो लोग तो लेबर पे जाना चाहते हैं उनको एक बिगनर लेवल जो N4 लेवल होता है वो सीखने की ज़रूरत है। ठीक है। ठीक है। और वो जब वो सीख लेते हैं और एक स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद वो पास करके वो जापान जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें, अगर कोई लोग स्टूडेंट वीज़ा, जैसे आपने कहा स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली अगर कोई ग्रेजुएशन भी करना चाहता है तो उसको N2 लेवल पास करना पड़ता है। तो N2 लेवल पाकिस्तान में रह के तो मेरा नहीं ख्याल मुमकिन है। ठीक है। ठीक है, आपको उसके लिए जापान जाना पड़ेगा। तो उसके लिए ना स्टूडेंट लैंग्वेज वीज़ा होता है, जापानीज लैंग्वेज के तौर पे स्टूडेंट के तौर पे लोग जाते हैं, तो उस पे जाएं। और ये उनके लिए भी बेहतर है कि जो लोग हाई स्किल्ड जो लेबर जाती है, हाई स्किल्ड में जिस तरह इंजीनियर्स जाते हैं, साइट इंजीनियर्स हो गए, या आप जैसे मीडिया पर्सन्स लोग जाना चाहते हैं वहाँ पे काम करने, या किसी हाई स्किल्ड में वो आईटी जो सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतर ये होता है कि वो अपना 1 से 1.5 साल लैंग्वेज को ज़रूर दें। ठीक है। वो यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा पे जाएं, अपना लैंग्वेज सीखें, और लैंग्वेज सीखने के बाद उनके पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो हाई स्किल लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगेन उसमें जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए भी यही ऑप्शन है। आप लैंग्वेज स्टूडेंट वीज़ा पे जाएं और वहाँ पे जाके जो है मज़ीद आगे जैसे आप 1 साल 1.5 साल या 2 साल का कोर्स जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं, आपके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज, आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं मास्टर्स के लिए, PhD के लिए, कोई भी आपने करना तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर, लेकिन हमारे यहाँ पे जो 2019 से बेसिकली G2G कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है जापान और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर के जो 2 कैटेगरीज हैं वो ऐड हैं, और उसमें वो मैक्सिमम कहते हैं कि जितना जवान लड़का हो हमें उतना ही बेहतर है। मतलब अच्छा, जितना यंगस्टर होगा, यानी कि जो हमारी क्लास है वो जो इंटरमीडिएट की बात होती है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे इंटरमीडिएट का, यानी कि आप 18 से ऊपर, अब मतलब 20 एक मेरा ख्याल है इसको मिनिमम रखेंगे। 18 वाला बच्चा थोड़ा सा छोटा हो जाता है, आप इसको 20 से लेकर आप इसको 30 के अंदर देखें। 30 मेरे ख्याल से जवान के, हमारे पाकिस्तान के हिसाब से वो 30 के बाद जो है ना वो अपने दूसरे सेक्टर में शुरू हो, वो जवानी से फिर वो आगे ढलना शुरू हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि देखें वो उनका बड़ा आसान सा फार्मूला कि अगर बूढ़े ही लेने हैं तो हमारे पास भी बहुत है, हमें चाहिए जवान लोग। तो उनको उसलिए जो है ना वो हम मैक्सिमम कोशिशें करते हैं कि 20 के और 25 के रेंज में, और हमारी एवरेज एज भी 21 ईयर्स है। ठीक है, जो जवानों की, जापान हमारे से डबल पे से भी ज्यादा है, वो 46 ईयर्स पे। अच्छा। हाँ जी, तो इसलिए पाकिस्तान को एक नेक्स्ट जो है मैन पावर हब के तौर पे देखते हैं। एक न्यू यंगस्टर की जो खजाना है, बेसिकली वो खजाना कहते हैं, वो वर्ड यूज करते हैं, तो वो कहते हैं थाकुरा, उसको खजाने को बोलते हैं। वो कहते हैं कि ये खजाना है जिसको हमने अब, क्योंकि उन्होंने इंडिया बांग्लादेश से लेकर मैन पावर लेके देखी, वो उससे थोड़ा सा अनहैप्पी है, वो इतने खुश नहीं है कि उसमें कुछ इश्यूज हैं, जैसे आपको पता है वर्क एथिक्स के इश्यूज हैं। इसी वजह से हम जो यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट करें, हम पूरा 1 साल बच्चे को सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं सिखाएंगे, उसको जो कल्चर ट्रेनिंग है वो भी दी जाएगी, उसको वर्क एथिक्स है वो भी सिखाए जाएंगे, उसको डिसिप्लिन सिखाया जाएगा। जापान डिसिप्लिन की बेस पे तरक्की की है, मतलब टाइम की मैनेजमेंट, टाइम की पाबंदी, ऑनेस्टी। आप 8 घंटे काम करें तो इट मीन्स आप आउटपुट भी उतनी दे रहे हैं, सिर्फ काम ही नहीं कर रहे। बिल्कुल, वो डू नथिंग और लुक बिजी वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये वहाँ पे नहीं चलता, आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि मशीन्स के साथ आपने काम करना होता है। तो ये जो चीज़ है, इस कैटेगरी में अगर आप लेबर में जान, ये हॉट कैटेगरी, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जापान को इसी एज ग्रुप की है। 20 से 30 के ब्रैकेट में जो लोग हैं उनके लिए बेहतरीन चांस है, वो लैंग्वेज सीखें। जापान ने देखें ओपन फॉर ऑल रखा हुआ है, उसमें ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से उसने नंबर दे दिए कि हमने पाकिस्तान से इतने लोग लेने हैं, इंडिया से इतने लोग लेने हैं या बांग्लादेश से। उन्होंने ओपन फॉर ऑल रखा है। उन्होंने आपको कहा कि जी आप जिस में जितनी कैपेबिलिटी है वो उतना शेयर लेता जाए उसमें। तो उसमें शेयर लेने के लिए जो पहला स्टेप है, जो हम लोगों को अवेयरनेस देना चाह रहे हैं आपके थ्रू या किसी और चैनल के थ्रू, हम बता रहे हैं लोगों को, यही बता रहे हैं कि आप जितना मैक्सिमम हो सके लैंग्वेज सीखने की तरफ रुझान पैदा करें। आप N4 एटलीस्ट पास करें, आपके लिए अगला रास्ता खुला है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लैंग्वेज सीखें, देन आप जो है ना उस कैटेगरीज की तरफ आएँ। तो ये कैटेगरीज हैं। फिर बिजनेस कैटेगरी आती है।
बिजनेस कैटेगरी में मैं लोगों को अगेन उसमें वीजा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप एटलीस्ट बिगनर लेवल की यहाँ से सीख कर जाएं, देन फिर आप वहाँ पे देखें। अगर आप स्टाफ भी हायर कर लेते हैं जापानीज, तो आपको स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए भी तो लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको बेसिक लेवल आता हो और आप मजीद उसको जो है ना आगे अपने स्टाफ को चला सकें। तो बट साहब, हमने तो जब बिज़नेस की बात करते हैं तो हमने तो ज़्यादा जापानीज़ गाड़ियाँ देखी हैं, और रोला भी ये कि जो भी पाकिस्तान से अगर जापान के साथ बंदा काम भी कर रहा है तो वो वहाँ से गाड़ियाँ ही मंगवा रहा है। अब तो उसके भी काफ़ी अर्सा हो गया पाबंदी लगी हुई थी। तो किस किस्म के वहाँ पे बिज़नेस वेंचर्स की बात का अगर हम करें, जिस तरह से हम चाइना जब जाते हैं तो वहाँ से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ती हैं, तो जिनकी प्रोडक्शन हमें पाकिस्तान में महंगी पड़ती है हम वहाँ से चाइना से वो चीज़ें ले लेते हैं। तो जापानीज़ जो चीज़ें हैं वो उनकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। हमेशा कंपैरिजन होता है ना कि अगर आप कुछ भी स्पेयर पार्ट्स लेने जाते हैं, इवन थर्मास लेने जब जाते हैं आप मार्केट में, तो वो पूछते हैं चाइना का लेना है कि जापानी लेना है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। तो जापानीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगी हैं और प्रीमियम क्वालिटी में वो आती हैं। तो किस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे हैं लोगों में? अच्छा सर, उसमें जो मैंने चीज़ें एक्सप्लोर की हैं वहाँ पे, जो फील्ड्स एक्सप्लोर की हैं, उसमें सब गाड़ियाँ तो ऑब्वियसली जैसे आपने बता दिया वो है। अच्छा, उसके बाद जो बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटी है ना, वो जापानीज़ गाड़ी पूरी दुनिया में जाती है। ठीक है, आपने सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट नहीं देखनी। अगर कोई कारोबारी शख्सियत जापान जा रही है तो उसके लिए जापान से पूरी दुनिया खुली है, जापान से पूरी दुनिया में चीज़ें जाती हैं। अच्छा, पाकिस्तान में भी अगर आप करना चाहते हैं, जो मुझे पोटेंशियल नज़र आता है पाकिस्तान मार्केट में, वो मेडिकल इक्विपमेंट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अच्छा, ये जापानीज़ ब्रांड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और आ भी रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग कर रहे हैं। ये बड़ा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे पाकिस्तानियों के लिए जो इस फील्ड से रिलेटेड है। फिर प्रिंटिंग रिलेटेड जो डिजिटल प्रेस में आते हैं, इवन आप ऑफसेट प्रिंटिंग में जाते हैं, तो अभी तक जो मेरे नॉलेज के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट मशीनें हैं वो जियो ने लगाई हुई हैं, शायद या जंग ने लगाई हुई हैं। और वो भी मेरा ख्याल है मैं चूँकि हमने को 5-6 साल पहले इनके साथ कट ऑफ मतलब काम, उसके बाद मैं नहीं कंटिन्यू कर पाया, तो उस वक्त तक ये 90s की मशीनें ही यूज़ कर रहे थे जी। तो उसमें बहुत ज़्यादा गैप है, अभी वो काम किया जा सकता है यहाँ पे। डिजिटल प्रेस में एडवांसमेंट किसी हद तक आई भी है, लेकिन वो भी चंद एक लोग हैं जो कर रहे हैं। तो ये 2 फील्ड्स हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ सकती है। दूसरा, जापान जिसमें बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है वो है बैटरीज, जो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे अभी तक पूरी दुनिया में लिथियम पे काम चल रहा है कि लिथियम आयन बैटरी हमने चाइना बना रहा है, या लिथियम का पहाड़ कहते निकल आया, खजाना निकला है इंडिया में, वो बड़ा खुश है। जापान इससे एक स्टेप आगे चला गया, उन्होंने इसको आगे पाउडर फॉर्म में तब्दील कर दिया। लिथियम वाला वो क्या मटेरियल बनाया वो अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की चीज़ों को, तो वो उन्होंने मजीद लाइट वेट कर दिया चीज़ों को। देखिए मोबाइल में मेरा ख्याल है आज के दौर में मोबाइल में सबसे ज़्यादा वजन जो है वो बैटरी का होता है। अगर वो उसमें भी आपने जेल हटा के अगर पाउडर कर देते हैं तो आप देखें कि मजीद चीज़ें लाइट वेट हो जाती हैं। फिर उसमें कंडेंसर जो है जिसको सेमीकंडक्टर कहते हैं हमारे वहाँ पे, सेमीकंडक्टर ये एलसीडीज में या ये मोबाइल फोन्स में होते हैं, ये जापान की मार्केट बड़ी बेहतरीन है, इस पे वो बहुत काम कर रहे हैं और एडवांस हैं। तो ये जो फील्ड्स हैं रिलेटिव, इसमें बहुत ज़्यादा काम किया। सब जो आपने बताया कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है पाकिस्तान का जापान के हवाले से, और स्पेशली जो एक ब्रिज है बिटवीन पाकिस्तान एंड जापानीज नेशंस, तो उससे लोग किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, उसका एक अगर आप हमें थोड़ा सा तफसील से बता दें कि उसका प्रोसीजर क्या है, लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कॉस्ट कितनी आती है, प्रोसीजर कितना कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, उसमें देखें चीज़ें सर, जापान ने ना चूँकि आपको पता है ये बड़े प्रिसाइज लोग हैं, तो इन्होंने प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन उसको आसान इस तरह कर दिया कि इन्होंने लोगों को ऑथराइज किया हुआ। हमारे यहाँ पे OEP जिसको कहते हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स, वो उन्होंने तकरीबन 80 के करीब, आज अपडेट हुई है लिस्ट, वो 84 हुए हैं। अच्छा, ठीक है, आज ही अपडेट हुई है। 84 जो OEP प्रमोटर्स हैं उनको सिर्फ अलाउ किया कि वो जापान के लिए लोग यहाँ से डिस्पैच कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको इस प्रोग्राम का नाम बता दूं, इसको कहते हैं टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, आप इस प्रोग्राम की अहमियत मैं इस सेंस में आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखें, आपने पिछले 30 साल में एक ट्रेंड देखा होगा कि जापान के सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है सराउंडिंग कंट्रीज में। उसकी जो वजह है वो ये प्रोजेक्ट है। ठीक है,
अभी तक हम पाकिस्तान में इसको सिर्फ छोटी पिक्चर में देख रहे हैं कि हम सिर्फ लेबर वहां पे भिजवा दें, लेबर वहां पे भिजवा दें। मैं इसको बड़ी पिक्चर में देखता हूँ कि हम लेबर तो वहां पे भिजवाएं, जब लेबर स्किल अप होके वहां पे वापस आनी शुरू हो हमारी जापान तो यहाँ पे बिजनेस उस लेवल का हो, बिजनेस उस लेवल का हो, हम जापानीज मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट करें कि आप पाकिस्तान आए और यहाँ पे आके फैक्ट्रीज लगाएं, ताकि जो लोग वहां से आए वो यहाँ पे आके बेरोजगार ना हो। और वो अपने जापानीज के लिए एक बड़ी अट्रैक्शन है, क्योंकि सबसे पहले जब टोयोटा ने जापान से बाहर जाने की कोशिश की तो वो बुरी तरह फेल होके आ गए, क्योंकि वो कह रहे मशीनरी तो वो ले गए लेकिन उस मशीनरी को चलाने वाले नहीं थे। वो वर्क एथिक्स जो जापान में चलते थे वो नहीं थे वहां पे, वो स्किल्ड लेबर नहीं थी वहां पे। तो इन चीजों से वो जब फेल होके वापस आए, देन उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया था। उन्होंने तब 1 साल के लिए शुरू किया था, फिर 3 साल पे, फिर 5 साल पे भी आ गए। उन्होंने तब ये प्रोग्राम शुरू किया कि हम लोगों को पहले जापान लेकर आएंगे, उनको अपने हिसाब से ट्रेन करेंगे, जैसे जैसे लोग वापस जाना शुरू होंगे हम अपनी फैक्ट्रीज वहां पे लगानी शुरू करेंगे। इसलिए ये ट्रेंड चला चाइना से ताइवान, ताइवान से इंडोनेशिया, मलेशिया, अब वियतनाम और फिलीपीन। ठीक है, ये 2 कंट्रीज बहुत ज्यादा हुए हैं इस वक्त। तो आप ये देखिए, ये ट्रेंड मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर ये ट्रेंड पाकिस्तान की तरफ है, क्योंकि जापान ने अब चाइना से अपनी फैक्ट्रीज निकालना शुरू कर दी हैं, तो उनको नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तलाश है। तो मैं बहुत सारे, हमने बेसिकली स्टार्ट मैंने यहीं से लिया था कि मैंने मैन्युफैक्चरर्स को कह रहा था कि आप जापान चाइना से निकल के ना तो पाकिस्तान में आए। तो वो उनके कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, जैसे आपको पता है हमारे वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस है, ठीक है। सबसे जरूरी चीजें यही होती हैं किसी इंडस्ट्री के लिए कि बिजली, पानी, गैस है कि नहीं है। यहाँ पे घरों में अवेलेबल नहीं है ठीक से, तो इंडस्ट्रीज को कैसे मिले। तो इन सवालों के जवाब नहीं थे मेरे पास। तो देन फिर हमने रिवर्स किया, हमने कहा कि पहले लेबर, और ऑब्वियसली स्किल्ड लेबर भी नहीं है, तो हमने कहा कि पहले लेबर वहाँ पे जाए इस प्रोग्राम के थ्रू, देन वहाँ से जब वापस आए तो तब तक होपफुली हमारी ये चीज़ें अल्लाह करे सेटल हो चुकी हों नेक्स्ट 5 से 1 साल में, तो हम फिर जापानीज मैन्युफैक्चर को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं कि अब आप आ जाएं और यहाँ पे आके इंडस्ट्री भी लेंगे, फिर लोगों को अपने घर में रह के, अपने मुल्क में रह के अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकेंगी। तो ये जो टेक्निकल इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसमें किस तरह से शमूलियत की जा सकती है, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? हाँ जी, इसमें सबसे पहली और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो लैंग्वेज है। ठीक है, आपने लैंग्वेज सीखनी है N4 लेवल तक, ठीक है। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि वो प्रमोटर्स जो हैं, आपने उनके पास अपने आप को लिस्ट कर देना है, ठीक है, ठीक है। वो और आपने अपनी रिलेटिव जो स्किल है आपका अगर कंस्ट्रक्शन में एक्सपीरियंस है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग की किसी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, अगर आपका, और ये बेसिक एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ पे स्किल्ड बंदे भी हैं जो जापान जाके वो नॉर्मली हैं, उनके लिए वो नए सिरे से लेकिन बेसिक्स पता होती हैं हमारे यहाँ बच्चों को। तो वो जापानीज इस बारे में फुल ओपन है, वो कहते हैं आप सिर्फ बेसिक सीख के आए, हम आपको आगे सिखा देंगे। तो लैंग्वेज, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जैसे वहाँ से हम भी ये काम कर रहे हैं, हमारे पास लोग रजिस्टर्ड करवा सकते हैं खुद को, फिर हम उनकी इंटरव्यूज़ करवाते हैं, और इंटरव्यूज़ के बाद जो है वो बच्चा वीज़ा प्रोसेस में आके जापान चला जाता है। और इसमें सक्सेस रेट अभी तक हमने जितने केस जमा करवाए हैं 100% रेट है, क्योंकि ये G2G चूँकि एक प्रोजेक्ट है, तो इसमें अगर आपके पेपर डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो इसमें रिजेक्शन के चांसेस जो है वो ना होने के बराबर है। तो इसके लिए पेपर रिक्वायरमेंट क्या क्या है? सर, पेपर रिक्वायरमेंट बच्चे को सबसे पहले वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए, और जो इस भी इंडस्ट्री में उसने जाना है कि मिनिमम 1 साल का या 2 साल का उसमें एक्सपीरियंस चाहिए हमें उसका। और बाकी रूटीन की चीज़ें हैं, जो डिग्री है उसकी और जो दूसरे पेपर हैं, इससे ज़्यादा कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। बट सर, पाकिस्तानी जब किसी नई डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करते हैं ना, तो सबसे पहले इनके जहन में एक सवाल आता है शादी जी, कि ये जिस मुल्क में भी जाते हैं तो कोशिश होती है कि वहाँ की जो नेटिव्स लड़की हैं उनके साथ शादी कर ली जाए। तो अभी चाइना के साथ जब हमारे मरासिम थोड़े से बेहतर हुए हैं, तो हमने एक ट्रेंड देखा कि क्रॉस कल्चरल जो मैरिजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हुई। कई पाकिस्तानी ने चाइनीज़ लड़कियों के साथ शादियाँ की, कई चाइनीज़ ने पाकिस्तान में आके, और कई तो इस तरह के ग्रोह भी यहाँ पे पकड़े गए कि जो पाकिस्तान से लड़कियाँ शादी के नाम पे लेके जाते थे और बाद में उनसे गलत काम भी करवाते थे। तो जापान में इस तरह की चीज़ों को इनकरेज किया जाता है कि जो क्रॉस कल्चरल मैरिजेस हैं उनके हवाले से। जी बिल्कुल, और हमारे बहुत सारे पाकिस्तानियों ने शादी की भी है वहाँ पे, और क्रॉस कल्चरल इतने हैं कि पाकिस्तानियों ने फिलिपिनोज के साथ भी शादी की है, पाकिस्तानियों ने ब्राज़ीलियंस के साथ भी शादी की है जापान के अंदर, पाकिस्तानियों ने श्रीलंकन्स के साथ भी शादी की हुई है वहाँ पे। बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग हैं, पेरू के, इवन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शादियाँ की हुई हैं। अच्छा, उसमें जो इशू जापानीज़ के हवाले से अगर हम इसको ज़रा नैरो डाउन करते हैं,
जापानीज बहुत अच्छी साबित होती है शादी के बाद वफादारी के हवाले से और बच्चों की तरबियत के हवाले से, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आप वफादार हो। अगर आप ये कहें कि मैं दूसरी भी शादी करूं और मैं जो है वो सारे गलत कार्यों में खुद पड़ा रहूं, मेरी बीवी मेरे साथ लॉयल रहे, तो जापानी बीवी ऐसी नहीं है। वो कहती है कि अगर मेरे साथ लॉयल रहोगे तो मैं लॉयल हूँ, वरना फिर मैं तो हूँ, मेरे पास तो ये ऑप्शन है, मेरे पास तो मुझे मजहब ने भी नहीं रोका हुआ। बिल्कुल ठीक है, मैं तो ओपन हूँ इसके लिए। तो मैं वैसे मैं आपको बड़ी मजे की बात हूँ कि जापानीज बेसिकली रिलीजन इस्लाम तो नहीं है, लेकिन एक जो इखलाकियात के लेवल है वो हमसे कहीं ऊपर है। जो इस्लाम में है होने चाहिए ना, वो ही है उनमें। अच्छा, हाँ जी। तो वैसे कॉमन रिलीजियस प्रैक्टिसेस वैसे सर आजकल रिलीजियस प्रैक्टिस कोई नहीं है वहाँ पे। अच्छा, मतलब हाफ ऑफ द अबव जो लोग हैं वहाँ पे वो जो है नॉन रिलीजियन लोग हैं। वो कहते हैं बस हम वो जैसे रूटीन से एक नॉर्म्स चल रही हैं वो उसी को फॉलो करते हैं। अच्छा, कोई बुक नहीं पढ़ते, कोई ऐसा प्रैक्टिस नहीं करते रिलीजन। कब्रों पे जाते हैं, उन्होंने देखा कि मेरे माँ बाप कब्रों पे जाते हैं तो बच्चा जाना शुरू हो गया। जिसके माँ बाप नहीं जाते वो बच्चा भी नहीं जाता। तो वो जो रूटीन प्रैक्टिस है जो बाप को देख के सीखा वही किया। कुछ स्पेसिफिक जिस तरह हम कुरान पढ़ते हैं, इस्लाम को स्टडी करते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है सर अभी वहाँ पे। तो वैसे वो बुद्धिस्ट लोग। और अगर हम इसको शादियों पे आ जाएं, जैसे हम बात कर रहे थे, तो शादियां जो हैं वो जापानीज बड़ी वेलकमिंग है सर। वो शादियां भी करती हैं और बड़ी अच्छी भी। हमने हमारे कुछ ऐसे पाकिस्तानी दोस्त हैं जिन्होंने जापानीज से शादी की हुई है और प्रॉपर मुस्लिम करके की हुई है। वो बड़े इसमें वेलकमिंग हैं। वो कहती हैं कि हम बिल्कुल मुस्लिम भी होंगे। उन्होंने, मैंने देखा है कि उन्होंने अपने बच्चों की जो परवरिश है वो भी बड़ी बेहतरीन की है। माशाल्लाह नमाजी हैं, हर जुम्मे में हमसे मुलाकात करते हैं। हर हफ्ते की रात को वहाँ पे दर्स होता है, वो वहाँ पे भी आती हैं। इवन अब तो माशाल्लाह जापान में हिफ्ज करने के लिए मदरसे खुल गए हैं। अच्छा, हाँ जी, वहाँ पे लोग जो है वो मदरसे में लोग हिफ्ज करते हैं। वो बेसिकली ये इनिशिएटिव पाकिस्तानी और बंगालियों ने मिलके एक लिया हुआ है। वहाँ पे बड़ा बेहतरीन किस्म का मदरसा भी चलाते हैं। इत्तकाफ पे बैठते हैं लोग वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, बड़ा बेहतरीन सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह सर वहाँ पे। बट सर जापानीज़ के हवाले से स्पेशली एक चीज़ मशहूर है कि ये बड़े रोबोटिक लाइफस्टाइल होता है इनका, कि भी ये एक वो मशीन टाइप लोग हैं जिनमें यानी कि जो एंटरटेनमेंट का एलिमेंट है वो बहुत कम है। पाकिस्तानी को तो हर जगह एंटरटेनमेंट चाहिए होती है ना। वो अगर 8 घंटे नौकरी भी उन्होंने करनी है तो घंटा तो उन्होंने आधा घंटा लेट आना है और आधा घंटा पहले जाने के लिए वो बैक करना शुरू कर देना है। तो इसके साथ फिर हमने कोई घंटा डेढ़ गपशप भी करनी है, सिगरेट भी पीने हैं, लंच ब्रेक भी हमें चाहिए। तो वहाँ पे यानी कि जो वर्क एथिक्स हैं अगर उनके हवाले से स्पेशली हम बात करें या वर्क कल्चर की बात करें तो वो किस तरह का है, और क्या वाकई लोग इतने यानी कि वहाँ पे रोबोटिक लाइफस्टाइल है या एंटरटेनमेंट भी कुछ है वहाँ पे? सर एंटरटेनमेंट है, लेकिन काम के टाइम पे एंटरटेनमेंट नहीं है। ठीक है, काम के टाइम पे काम। इस चीज़ों को देखिए, ह्यूमन नेचर ऐसे ही है। सिगरेट की जरूरत जैसे यहाँ पे वहाँ पे भी लोगों को है। तो उसके लिए उन्होंने ये किया हुआ है कि हर 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद ना वो 10 मिनट का आपको ब्रेक देते हैं। वो इपुक कहते हैं उसे कि एक सिगरेट पिया हो जाके। अच्छा, ठीक है, वो वहाँ पे ब्रेक दे देते हैं आपको। और उसके बाद जाहिर है कि 4 घंटे बाद आपको मजीद एक आपका जो लंच ब्रेक है वो मिल जाता है। उसमें भी आप सिगरेट पी सकते हैं जो खाना पीना खाते हैं। अगेन फिर आपको 2 घंटे बाद एक ना सिगरेट का ब्रेक। हमारे पाकिस्तानी हैं जो लोग नमाज के बड़े पाबंद हैं, वो उसको 10 मिनट में नमाज पढ़ लेते हैं, अपना प्रैक्टिस कर लेते हैं। और जो हैं जापानीज वो उसको सर सिगरेट के तौर पे दे देते हैं। अच्छा, काम के वक्त काम ये कि सर डिसिप्लिन, यानी कि वहाँ पे भी जो काम की रूटीन है वो 8 घंटे की, 8 घंटे से ज़्यादा काम, बेसिक 8 घंटे से। ठीक है, लेकिन ओवर टाइम जैसे आप बता रहे हैं हम आपको कि लेबर की शॉर्टेज है, तो इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा ओवर टाइम करते हैं वहाँ पे, क्योंकि लेबर कम है। तो जिसके पास है वो कहता है कि आप कम से कम 10 घंटे काम करें। मैंने देखा है जापानीज को वो 13 घंटे 14 घंटे भी काम करते हैं। ऐसे देखे हैं मैंने लोग। वो मैं ऐसे कहूँ कि मैं खुद भी 22 घंटे सर मैंने काम किया है। अच्छा, 2 घंटे मैं सिर्फ गाड़ी में सो जाया करता था और मैं अपने वो जो शिफ्ट इंचार्ज होता था कहता कि नेक्स्ट शिफ्ट जब स्टार्ट होगी ना मुझे गाड़ी में से उठा देना। तो ऐसा भी टाइम, स्ट्रगलिंग टाइम में आपको पता है सारी चीज़ें होती हैं। तो जापानीज भी बहुत काम करते हैं, मतलब काम की कमी नहीं है वहाँ पे। अगर आप 24 घंटे भी, अब हम अपना चूंकि बिजनेस करते हैं हमें 24 घंटे भी थोड़े होते हैं, इतना काम है वहाँ पे। हम तो, अच्छा मैं यहीं से गया हूँ, अब मैं यहाँ पे जब लोगों को देखता हूँ कि वो रूटीन में गलियों में अगर जाए ना तो वो थड़े पे 2 लोग बैठे हुए हैं ना,
या 4 लोग बैठे, तो मैं ये देख के परेशान होता हूँ। फर्स्ट थॉट ये आती है कि इनके पास ये टाइम कैसे मिलता है, कैसे कि ये फारिग बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पे थे तो हमारे पास भी ये टाइम निकल आता था। तो हम रोबोट वाली जो आपने बात की वो बिल्कुल ठीक है। आप इवन टोक्यो में जाएं तो लोगों के पास इस तरह करने का टाइम नहीं है सर। वो उनको पता है कि ये तो 10:02 वाली ट्रेन है, ये छूट गई तो मैं अपने टाइम पे आगे पहुंच नहीं पाऊंगा, उससे अगली ट्रेन मिस हो जाएगी। ठीक है, मैं ऑफिस में 10 मिनट लेट पहुंचूंगा, और जब 10 मिनट लेट पहुंचूंगा तो उसका एक्सक्यूज कोई नहीं होगा मेरे। तो किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के मतलब रोबोटिक लाइफ है, आपके पास काम 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 होता है। तो एंटरटेनमेंट यूरोप की निस्बत कम है जापान के अंदर। ठीक है, वो वर्कहोलिक लोग हैं ज्यादा, तो इसलिए वहाँ पे इसके अलावा इश्यूज हैं, जैसे सुसाइड रेट थोड़ा ज्यादा है, इसी वजह से कि काम का स्ट्रेस ज्यादा है। और एज कम्पेयर टू यूरोप फहाशी कम है, तो एंटरटेनमेंट भी उसे, आपको पता है कि नॉन मुस्लिम कंट्री में एंटरटेनमेंट इक्वल टू फहाशी, तो जापान में फाशी कम है, आपको रोड्स पे नजर नहीं आती। आज ही मुझे एक मेरे दोस्त का फोन आया हुआ था, तो वो कह रहे थे कि मैं भी जापान शिफ्ट होना चाहूँ। वो एक जापान से होकर आए हैं, वो कहते हैं यार कि मेरे बच्चों के लिए बड़ी अच्छी जगह है। मैं यूके से भी होके आया हूँ, तो मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ मैं जापान शिफ्ट करूँ, क्योंकि मेरे बच्चों की तरबियत के लिए एक अच्छी जगह है, यहाँ पे फाशी नहीं। बच्चों की आपने जिस तरह से बात की, और ये बात हमने सुनी भी है अक्सर, यानी कि कोई भी आर्टिकल ले लें पेरेंटिंग के हवाले से स्पेशली हम, तो वो जापानीज़ की ही एग्जांपलें वहाँ पे कोट कर रहे होते हैं कि वहाँ पे बच्चों को, वहाँ पे अगर हम स्कूलिंग की बात करें तो स्कूल्स किस तरह के हैं वहाँ पे। तो मैंने सुना है कि वो बच्चों को स्कूल भी, यानी कि साथ वो काम भी कर रहे होते हैं, साथ स्कूल भी कर रहे होते हैं, तो इज़ इट ट्रू? बिल्कुल ऐसे ही सर, काम इन सेंस इस तरह करते हैं कि मतलब 6 साल का बच्चा स्कूल में जाता है, और स्कूल में कोई स्वीपर का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, कैफेटेरिया में किसी वेटर टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने अपना टॉयलेट खुद साफ करना है क्लास में। ठीक है, ड्यूटीज उन्होंने रोटेशन में लगाई होती हैं, आपने अपने कैफेटेरिया में इवन ड्यूटीज लगाई होती हैं कि जो सर्व करना है वो स्कूल के बच्चों ने एक दूसरे को करना है। ठीक है, वो ड्यूटीज लगी हुई है। आपने अगर अपनी क्लासरूम साफ करनी है तो वो भी आपने खुद ही करनी है। अच्छा, इससे भी पहले आ जाए किंडरगार्टन में। किंडरगार्टन में मेरा बेटा जाता है, तो आप ये देखें कि उसको आदत है कि अगर मैंने खिलौने बिखेरे हैं खेलने के लिए, तो मैंने उसको, जब मैंने फिनिश करना है तो मैंने उसको समेटने भी है। डिसिप्लिन सिखाते हैं। पहले 6 साल आपको कोई पढ़ाई नहीं कराते। अच्छा, बिल्कुल पढ़ाई है ही नहीं। यहाँ पे तो हम देखते हैं कि 2-2 ढाई साल के बच्चे जिनसे वो अपने उससे बड़े बैग उन्होंने पहने थे, ऐसा कोई सीन नहीं है सर जापान में। पहले 6 साल आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि आपने खाना पीना कैसे तमीज से, डिसिप्लिन एथिक्स में, हाँ जी, टाइम कैसे मैनेज करना है, टाइम की पाबंदी कैसे करनी है, टीचर्स आपस में दोस्तों से कैसे बात करनी है, खेलना कैसे है, बखेरा नहीं डालना, उसको समेटना है। फिर आपने रोड क्रॉस करना है तो वो कैसे करना है। ठीक है, डिफरेंट किस्म की एंटरटेनमेंट एक्टिविटी, जैसे पोइम्स पे बच्चों को डांस करवाए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों की एक्टिविटीज क्रिएट की जाती हैं। अगर आपने रोड क्रॉस किया है तो आपने रुक के अगले बंदे को थैंक यू बोलना है, फिर जाना है। ऐसे नहीं जिसने आपको रास्ता दिया उसको थैंक यू भी बोलना है। तो ये जो इखलाकियात, जो एथिक्स, जो नॉर्म्स हैं, ये बच्चे को पहले 6 साल सिखाई जाती हैं। किताब के नाम पे कुछ नहीं। पोइम्स की बुक्स होती हैं, वो बच्चा वहीं पे पढ़ता है, और वो उसको वहीं पे, जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है बुक्स पढ़ने में, मेरा बेटा शुरू से बुक्स बड़े शौक से पोइम्स वाली पढ़ता है, तो उसको हर दूसरे तीसरे महीने ना वो एक पोइम की बुक गिफ्ट करते हैं। अच्छा, यानी कि जिसका जो शौक है उसको वो हाँ जी इनकरेज करते हैं। 6 साल के बाद भी जो बच्चा स्कूल में जाता है, उसका बैग, उसकी बुक्स, उसकी वर्क बुक्स, उसका जो भी होता है ना सर, वो स्कूल के अंदर ही होता है। उसके बैग उसके कंधों पे नहीं होता। अच्छा, वो उसके बैग जो कंधों पे होता है उसमें सिर्फ उसकी रूटीन की, मतलब छोटी छतरी होगी कि अगर बारिश हो जाती है, क्योंकि पैदल आते हैं। पहले 6 साल उनके प्राइमरी के होते हैं ना, उसको ना आपको ये इजाजत है कि आप बच्चों को गाड़ी पे छोड़ के आए, ना बच्चे को इजाजत है कि वो साइकिल पे आए। अच्छा, वो पैदल ही आएगा। ठीक है, उसकी जो हमने वजह उनसे पूछी, वो ये कहते हैं कि अगर गाड़ी पे आएगा तो किसी के बाप के पास अच्छी गाड़ी होगी, वो उनमें आएगा, वो किसके पास कौन सी गाड़ी है। बच्चा कॉम्प्लेक्स में आ सकता है, या जो आपका बच्चा आ रहा है वो ये कह सकता है कि मैं तो बड़ी गाड़ी में आता हूँ, ये छोटी गाड़ी में आता है। इसको मैंने जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो नहीं होगी। वो इस चीज को, और साइकिल वो इसलिए कहते हैं कि बच्चा भी छोटा है, गिर गया, चोट लग जाएगी, इश्यूज होंगे। तो जैसे वो प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है, देन उसको साइकिल की इजाजत मिलती है कि आप साइकिल पे आए।
तो वो भी पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ कि आपने वो नीज पहननी है, आपने हेलमेट लाजमी पहनना है, ठीक है, ये सारे इश्यूज सर वहाँ। तो ये बच्चों को उनकी जो स्कूलिंग है वो ऐसे होती है। और जो मजे की बात ये है कि वहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, पहले 10 तो फिर बच्चे का किस तरह से वो सर वो डेली असेसमेंट, अच्छा ठीक है, वो डेली असेसमेंट की बेस पे आ गई, इसलिए जापान का लिटरेसी रेट 99%। आपको वहां पे कोई इवन आज जो 100 साल का आदमी है या औरत है वहां पे, वो आपको अनपढ़ नहीं मिलेगी, उसको अपनी लैंग्वेज लिखनी पढ़नी आराम से आती है। ये जो सिस्टम है उन्होंने आज से 150 साल पहले सामुराई दौर में शुरू किया था, कि जो उन्होंने टेम्पल पे लोग उनके जो टेम्पल के यानी कि पंडित कहलें जो रखे हुए थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे वहां। बिल्कुल, कि आपको एटलीस्ट जापानीज लैंग्वेज आनी चाहिए, दुनिया की कोई जुबान आती है और कोई इल्म है कि नहीं है, आपको एटलीस्ट जापानीज लिखनी पढ़नी आनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे अगर आप 70-80 साल का कोई बुजुर्ग देखें तो मेरा ख्याल है बहुत सारी जो है ना परसेंटेज को उर्दू भी लिखनी मुश्किल से आती है। तो ये चीज़ वहाँ पे पिछले 150 साल से 150 साल को कहते हैं, हमें तो ये पता भी नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसा भी होगा जिसको अपनी जुबान लिखनी आती है, वो इतने यूज हुए इस चीज़ से। वो कहते हैं वो अभी यानी कि 100 साल वाला है तो वो 100 साल पुरानी बात कहता है हमें तो नहीं पता, हमारे वालिद को भी लिखना आती थी, हमें भी आती है। तो ये तो जापान ने पूरी दुनिया को गाड़ियों पे लगाया हुआ है जी, और ख़ुद वो ट्रेन पे लगे हुए हैं और वो खुद पैदल सफ़र करते हैं, साइकिलों पे सफ़र करते हैं। तो इस चीज़ को किस तरह से आप देखते हैं? अच्छा सर, ये इस चीज़ और एक चीज़ और इसमें ऐड कर लें कि जो पाकिस्तानी जापानीज़ गाड़ियाँ वहाँ से वो मंगवाते हैं यहाँ पे एक बड़ी तादाद में, उनका क्या स्टेटस होता है? वो वहाँ पे एक्सपायर हो जाती हैं, वो वहाँ पे वो किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से? अच्छा सर, इसमें पहला जो पार्ट है हमारा कि जापानीज़ जो है वो गाड़ियों पे लगा के खुद वो ट्रेन और उसमें, उसकी सर 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहले ये कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है ना उसके पास वही है। अगर वो टोक्यो में रह रहा है और उसने रूटीन टोक्यो में पार्किंग की जगह नहीं है, अवेलेबल नहीं है तो महंगी है, अफोर्डेबल नहीं है, तो जिसको अगर जरूरत नहीं है ना टोक्यो में, तो उसने गाड़ी रखी नहीं कि भाई मुझे जरूरत ही नहीं है मेरा ट्रेन पे। और मेट्रो सिस्टम इतना बेहतरीन है कि गली गली में ट्रेन जाती है अंडरग्राउंड, ठीक है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। और साइकिल्स आज भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि बच्चे को गाड़ी की जरूरत नहीं है। 18 साल से हमारे यहाँ पे तो 13-14 साल का बच्चा गाड़ी लेके चलता है, वहां पे इस चीज पे बड़ा सख्ती है, पाबंदी है। कोई बच्चा सोच ही नहीं सकता कि मैंने 13 साल की उम्र में गाड़ी चलानी है या इवन बाइक चलानी है। जब तक आप 18 साल के नहीं होते, आपका लाइसेंस नहीं बनता, आप तब तक ना गाड़ी पे बैठ सकते हैं ना आप बाइक पे बैठ सकते हैं। तो बच्चों को चूंकि साइकिल की जरूरत है तो उनके पास साइकिल है, इसलिए साइकिल यूज होती है। किसी को पार्किंग की कमी की वजह से गाड़ी की नहीं जरूरत, उसने गाड़ी रखी नहीं है। अगर किसी के पास जो किसान है उसको अगर 5 गाड़ियों की जरूरत है, उसने 5 रखी हुई है। उसका खेतों में काम करने के लिए छोटी पिकअप टाइप अलग है, उसके पर्सनल मियाँ बेगम के घूमने के लिए एक स्पोर्ट्स कार अलग होगी। किसान मैं आपको बताऊं अमीर है जापान में। अच्छा, हाँ जी, बट इसलिए मैंने 5 गाड़ियों की बात की है कि उसके पास ठीक ठाक पैसे होते हैं। जापान का किसान बहुत अमीर है, ठीक है, उसके पास स्पोर्ट्स कार अलग होगी, उसके साथ फैमिली कार एक 7 सीटर अलग होगी। अच्छा, ठीक है, बच्चों के साथ एक बच्चा होता है जापान में और फौरी वो 7 सीटर पे शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि कार सीट आपको गोद में बच्चा अलाउ नहीं है, आपने पीछे कार सीट लगानी है, वहीं पे बच्चा बिठाना है। ठीक है, बच्चे की जो चीजें सारी वो पीछे होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं वहां पे। तो एक किसान नॉर्मल है कि वो 4 से 5 गाड़ियां रखता है अपने यूजेज के लिए। और इसी तरह अगर आ जाए कि तो वहाँ का किसान आपने कहा अमीर है, उसकी क्या वजह है? सर उसको उसके हक मिलता है। बड़ी सीधी सी बात है कि वो जो काम करता है, एक तो फैसिलिटेशन बहुत ज़्यादा है। जो एडवांसमेंट है हमारी इसमें एग्रीकल्चर में, वो थोड़ी सी जगह से अच्छी खासी पैदावार लेते हैं और उनको उनकी उस पैदावार का पूरा मुआवजा मिलता है। इस वजह से वो अमीर है, बस इसमें कोई एक्स्ट्रा वो नहीं करते। पानी की फैसिलिटेशन यहाँ पे आपको पता है, अब तो मैंने कई जगह पे लिटरली न्यूज़ सुन रहे थे कि वो गटर के पानी से फसलें उगाई जा रही हैं। अब वहाँ पे देखिए कि उन्होंने इतना बेहतरीन किस्म का मैनेज किया हुआ है पहाड़ों का। अब जापान में देखें कि अगर उनके ज्योग्राफिकली देखें तो पाकिस्तान से आधा रकबा है उनका, ऑलमोस्ट आधे में से 60% से ज्यादा पहाड़ है। ठीक है, और आप उनकी पॉपुलेशन देखें, बाकी कितना बचा, पाकिस्तान का सिर्फ 30% 40% उनके पास है। अच्छा, उसमें उन्होंने 12.5 करोड़ अवाम समाई हुई है। अब उस 12.5 करोड़ अवाम
जापान की गाड़ियों का अगर हिसाब लगाए तो 7 करोड़ डोमेस्टिक और कमर्शियल मिला के 7.5 करोड़ गाड़ियां हर टाइम रजिस्टर्ड होती हैं जो रोड्स पे चलती हैं। आप देखें कि इतनी छोटी सी जगह पे उन्होंने ये सारी चीजें मैनेज की हुई हैं, जिसमें आप 12 करोड़ लोग हैं, हाँ जी, और 7 करोड़ गाड़ियां जो रजिस्टर्ड होती हैं, जो रोड्स पे चल रही होती हैं। तो वो 30% के एरिया में उन्होंने फ्लाईओवर्स भी बनाए हैं, इसलिए वो वर्टिकल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। वो हॉरिजॉन्टल मतलब घर आपको बड़े बड़े नहीं नजर आएंगे। आप वहाँ पे मशहूर मुहावरा है कि खरगोश के घरों की तरह इनके घर होते हैं, छोटे 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 छोटे। तो आपको बहुत बड़े बड़े विलास नहीं मिलेंगे जो आपको दुबई, सऊदीया या यूरोप में मिलते हैं, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं है। और इस सेंस में फिर वो ऑब्वियसली जहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, जगह की किल्लत है, तो पार्किंग नहीं है बड़े एरियाज में, मेन एरियाज में, टोक्यो वगैरह में। मतलब यहाँ तक है कि टोक्यो में जो एक गाड़ी की पार्किंग के पैसों में आपको एक कंट्री साइड पे एक पूरा अपार्टमेंट रेंट आउट कर लेते हैं। अच्छा, इतनी गाड़ी महंगी खड़ी करनी वहाँ पे महंगी है, तो वो लोग गाड़ी फिर इसलिए टोक्यो में रखते भी नहीं है। तो ये, और दूसरा जो हमारे सवाल का पार्ट था कि जापान ने गाड़ियां यहाँ पे भेजनी शुरू की। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे एक्सपायर हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने 2007 के बाद लिमिट लगा दी है कि जो डोमेस्टिक गाड़ी है वो जो है 3 साल पुरानी पाकिस्तान आ सकती है, और जो कमर्शियल गाड़ी है वो 5 साल पुरानी आ सकती है। तो 5 साल और 3 साल का जो कॉन्सेप्ट है, अब इसमें देखें 3 साल में या 5 साल में कोई गाड़ी एक्सपायर नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो यहाँ आके 20-20 साल चलती हैं, आप देखें ऐसे ही है। ठीक है, जापानीज गाड़ी। तो उसमें सिर्फ ये होता है कि हमारे यहाँ पे जो अफोर्डेबिलिटी है वो सिर्फ एक्सीडेंट गाड़ियों की होती है। आप यहाँ पे 660 सीसी गाड़ी भी जो हम यहाँ पे रूटीन में आप ये डेज देखते हैं या मीरा देखते हैं या मूव देखते हैं, ये जो जेन्युइन गाड़ी जो 20,000-30,000 किलोमीटर चली और जो नॉन एक्सीडेंट गाड़ी है, वो तो आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। अच्छा। जितने की यहाँ पे बिकती है उतने की जापान में बिकती है। अच्छा, हाँ जी, ये सारी यहाँ पे एक्सीडेंट गाड़ियाँ आती हैं। तो फिर क्योंकि वहाँ पे लेबर महंगी है तो वहाँ पे वो उसको ठीक नहीं करते, तो यहाँ पे आके फिर ठीक होती है। तो जो अगर वहाँ पे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो वो इंश्योरेंस वाले फिर उसको नई गाड़ी दे देते हैं। डिपेंड करता है कि उस एक्सीडेंट की नेचर क्या है। अगर वो ज्यादा एक्सीडेंट हो गई है तो फिर बंदे पे डिपेंड करता है, वो कहता है जी मैं इसको ठीक नहीं करवाना चाहता, आप इसके मुझे लमसम मुझे अमाउंट दे दें, मैं नई गाड़ी ले लूंगा। वो बेसिकली उनकी आपस की नेगोशिएशन होती है किस पे वो सेंड। तो नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे तो हम देखते हैं कि जो गाड़ियाँ थी वो मामूली उनके एक्सीडेंट हुआ होता है, किसी का शीशा नहीं है, किसी की स्क्रीन टूटी हुई है, कुछ तरह की चीज़ें हैं सर, वो आपको इतनी नज़र आती हैं। अच्छा, हाँ जी, वो बैक एंड पे वो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होती है। मतलब जो थोड़ी एक्सीडेंट है वो उसका, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आज भी अगर आप अच्छी गाड़ी नॉन एक्सीडेंट 660 सीसी लेना चाहते हैं तो आपको 40 लाख से कम नहीं मिलेगी वहाँ पे, यहाँ पे पहुँच के 40 लाख से कम नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मार्केट का रेट तकरीबन 30 के आगे पीछे, ठीक है। अब 10 लाख का फर्क है, और वो 10 लाख का फर्क सिर्फ बाइंग में है, ठीक है। वहां पे गाड़ी महंगी है, कम चली हुई और नॉन एक्सीडेंट। ड्यूटी देखें, वो आप बिल्कुल एक वो स्ट्रक्चर भी ले आते हैं ना किसी गाड़ी का, तो ड्यूटी उस पे उतनी है, ड्यूटी और ट्रांसपोर्टेशन में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ वहाँ की बाइंग में है। और वो बाइंग जो है वो आपकी डिपेंड करती है आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी। बट सर, बहुत अच्छे से आपने हमें आज पूरे जापान की सैर करवाई, और वहाँ के कल्चर के हवाले से और वहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके हवाले से आपने हमें तफसीली तौर पर आगाह किया। तो मैं चाहूँगा कि हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई पैगाम देना चाहें तो। जी सर, मैं ज़रूर पैगाम ये देना चाहता हूँ। ऑब्वियसली जिन लोगों को जापान मार्केट या जापान सेक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं पता, ख़ास तौर पे मैं टारगेट कर रहा हूँ अपनी लेबर कैटेगरी को। इनको चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके अच्छी से अच्छी जापानीज सीखनी शुरू कर दें। अच्छा, ये जितनी जल्दी जापानीज सीख के खुद को लिस्ट कराएंगे उतनी जल्दी इनका नंबर आ जाएगा, ठीक है। और उसको सीखने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। अब अगर आप ऑनलाइन सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से लोग नहीं सीख पाते। आप ऑफलाइन सीखें, इंस्टीट्यूट है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, फैसलाबाद में, गुजरावाला में है। आप किसी भी जगह जाके, मकसद ये है कि आपने लैंग्वेज सीखी, तो आप लैंग्वेज सीखें, आपके लिए आगे बहुत सारे रास्ते खुले हैं। मैं लैंग्वेज को एक पर्दे की तौर पे तशबीह देता हूँ सर, कि अगर किसी ने आपके सामने एक कुर्सी पड़ी है और आप अंधे हैं या आपके आगे एक पर्दा है, तो आपको नहीं पता कि इसका यूज़ क्या करना है मैंने,
तो जापान में अगर आप लैंग्वेज का पर्दा अपने आंखों से हटा लें, फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बेशुमार हैं, वो बिजनेस हो, वो स्टडी हो, वो जॉब हो। तो मेरा पैगाम अपने जो पाकिस्तानियों के लिए ये है कि आप जल्दी से जल्दी किसी भी जगह पे अपने आप को, जहाँ पे आप हैं, अपने करीबी इंस्टीट्यूट में खुद को एनरोल करें जो जापान जाना चाहते हैं। और जो माँ बाप अपने बच्चों को जापान भेजना चाहते हैं, उनके लिए भी यही है कि आप इनको, अगर ये इंटर में है और इनकी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो ये अपने आप को इंटर से ही थोड़ी थोड़ी जापानीज़ लैंग्वेज सीखनी शुरू करें, ताकि ये जब तक ये ग्रेजुएशन लेवल पे आए तो इनका जो है ना ये वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हो। चलिए, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नाज़रीन, जैसा कि हमने पॉडकास्ट के शुरू में बात की कि पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अगर कहीं मुयस्सर हैं इस टाइम और एक वेलकम भी किया जा रहा है अच्छे अंदाज में, तो वो जापान में किया जा रहा है। और भट्ट साहब ने जैसे हमें बताया कि जापान में ना तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, ना मौक़ों की कमी है, ना वहाँ पे लाइफस्टाइल की कमी है। तो आप ना सिर्फ अपना लाइफस्टाइल बदल सकते हैं, ख़ुद की ज़िंदगी बना सकते हैं, बल्कि अपने पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी भी संवार सकते हैं। और उसके लिए शर्त यही है कि आपको जो जापानीज़ लैंग्वेज है वो जितनी अच्छी हो सके उतनी आनी चाहिए। उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको पसंद आएगी। फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।